आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत विशेष उद्देश्य की पुस्तकें सहायक भैया भाग 2 के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। किसी भी व्यवसाय में अनगिनत व्यावसायिक व्यवहारों को एक प्रारंभिक लेखे की बही में दर्ज करना कठिन कार्य होता है। अतः व्यवहारों को उनकी प्रकृति के आधार पर पृथक पृथक पुस्तकों में दर्ज करना आवश्यक हो जाता है। जैसे नगद व्यवहारों के लिए रोकड़ बही, माल की खरीद या बिक्री के लिए क्रय बही एवं विक्रय की पुस्तकें। प्रारंभिक लेखे की इन्हीं पुस्तकों को विशेष जर्नल या सहायक पुस्तकें कहते हैं। अब हम आते हैं रोकड़ बही का अर्थ। रोकड़ बही से तात्पर्य होता है ऐसे बही जिसमें व्यापार में रखे जाने वाली उस प्रमुख बही से होता है जिसमें प्रतिदिन होने वाले नगद व्यवहारों को लिखा जाता है। अर्थात इस बही में ऐसे व्यवहारों को लिखा जाता है जिनका संबंध मुद्रा प्राप्त करने अथवा मुद्रा को भुगतान देने से ही होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक लेखा की बहियों में रोकड़ बही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बही माना जाता है। इस बही में समस्त दैनिक नगद प्राप्तियों एवं भुगतानों से संबंधित व्यवहारों का हिसाब लिखा जाता है। रोकड़ बही छोटे तथा सभी प्रकार के व्यापार गृहों में रखी जाती है। इस तरह इसके बाद अब हम आते हैं रोकड़ बही की विशेषताओं में। इस बही में केवल नगद व्यवहारों को ही लिखा किया जाता है। दूसरा, रोकड़ बही प्रारंभिक लेखे की प्रमुख बही मानी जाती है। अर्थात नगद व्यवहारों का लेखा इस प्रारंभिक लेखा बही में ही किया जाता है। तीसरा, इस बही में विकलन तथा समाकलन के दो पक्ष होते हैं जिन्हें क्रमशः प्राप्ति तथा भुगतान कहा जाता है। चौथा, रोकड़ बही रोकड़ खाते का प्रतिरूप है। अर्थात व्यापार में इस बही के रखे जाने पर पुनः रोकड़ खाता नहीं खोला जाता। पांचवा, यह बही प्रारंभिक लेखा बही तथा खाता बही दोनों का काम करती है। छठवां पॉइंट, इस बही से व्यापार में प्रतिदिन उपलब्ध रोकड़ की स्थिति ज्ञात की जाती है। और सातवां पॉइंट है, इस बही में रोकड़ के साथ साथ प्राप्त एवं दत्त भत्ता दोनों का हिसाब रखा जा सकता है। साथ ही इस बही में बैंक संबंधी व्यवहार भी लिखे जा सकते हैं। इस तरह से रोकड़ बही का अर्थ और विशेषताओं के बाद अब हम आते हैं रोकड़ बही का महत्व। इसके अंतर्गत है पहला पॉइंट, हस्तस्थ रोकड़ से मिलान। प्रतिदिन रोकड़ बही के शेष का व्यापार में उपलब्ध उस दिन की रोकड़ से मिलान कर त्रुटियों या भूलों की आशंकाओं को समाप्त किया जा सकता है। रोकड़ से मिलान न होने की स्थिति में कारणों को ढूंढकर उसे ठीक किया जा सकता है। हस्तस्थ रोकड़ से तात्पर्य होता है कि उस दिन का हमारे गले में रुपए का होना, और अगर हिसाब किताब सही है या जितना रुपए हमारे गले में होना चाहिए वह यदि सही है तो हमारा हिसाब किताब सही माना जाता है। दूसरा है समय की बचत। रोकड़ बही प्रारंभिक लेखों तथा खाता बही दोनों का कार्य करती है। इस बही के रखे जाने पर प्रत्येक व्यवहार की केवल एक प्रविष्टि करनी पड़ती है तथा खाता बही में अलग से खाता खोलने
व उसमें खतौनी करने की बचत हो जाती है। अतः रोकड़ बही से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। तीसरा, दैनिक प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी। व्यापार में प्रतिदिन कितना रुपया प्राप्त हुआ है तथा व्यापार से कितनी राशि भुगतान में दी गई है, इसकी जानकारी भी रोकड़ बही से सरलता से प्राप्त हो जाती है। चौथा है छूट संबंधी जानकारी। द्विस्तंभीय या त्रिस्तंभीय रोकड़ बही रखने से भुगतान में दिए जाने वाले बट्टे तथा प्राप्त किए जाने वाले बट्टे की राशि की स्थिति एक स्थान पर एकत्रित रूप में प्राप्त हो जाती है। पांचवा है बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही को रखने पर बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा करने हेतु पृथक रूप में बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती। समस्त व्यवहार जिन्हें बैंक के माध्यम से संपन्न किया गया है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में लिखकर बैंक शेष को ज्ञात किया जा सकता है। छठवां पॉइंट, व्ययों पर नियंत्रण। व्यापार में प्रतिदिन अनेक प्रकार के व्ययों का भुगतान करना पड़ता है। रोकड़ बही से किए जाने वाले व्ययों की स्थिति की जानकारी सरलता से उपलब्ध होती है, जिसका निरीक्षण कर व्ययों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। सातवां है खाता बही के भार में कमी। व्यापार में अधिकांश लेन देन नगद ही होते हैं, अतः रोकड़ बही के उपयोग से खाता बही पर पड़ने वाला खतौनी का भार भी कम हो जाता है। इस तरह से रोकड़ बही का महत्व होने के बाद अब हम प्रश्न करते हैं, क्या रोकड़ बही सहायक बही भी है और प्रधान बही भी? रोकड़ बही के महत्व के संबंध में सामान्यतः यह प्रश्न उठता है कि क्या रोकड़ बही सहायक बही है या प्रधान बही? अतः इस प्रश्न के उत्तर में निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है। रोकड़ बही सहायक बही है क्योंकि इस बही में व्यापारिक लेन देनों का प्रारंभिक लेखा किया जाता है। दूसरा, इस बही से खाता बही में खतौनी की जाती है। तीसरा है, यदि रोकड़ बही को व्यापार में न रखा गया है तो समस्त लेन देनों जर्नल में लिखे जाएंगे तथा खाता बही में अन्य बातों की भांति रोकड़ खाता खोला जाएगा। इस दृष्टि से अपन रोकड़ बही केवल सहायक बही मान सकते हैं। इसके बाद अपन आते हैं क्या रोकड़ बही प्रधान बही है। इसके अंतर्गत पहला है, रोकड़ बही के प्रयोग से खाता बही पर पड़ने वाला भार कम हो जाता है। व्यापार में नगद लेन देन अधिक संख्या में होते हैं, अतः उन्हें सीधे रोकड़ बही में लिखकर श्रम व समय की बचत की जा सकती है। व्यवहारों की दोहरी प्रविष्टि नहीं करनी पड़ती। इस तरह रोकड़ बही रोकड़ खाता तथा बैंक खाता दोनों के कार्य पूर्ण करती है। दूसरा है, रोकड़ बही दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतानुसार विकलन व समाकलन पक्ष में व्यवहारों को लिखने के नियम को पूर्ण करती है। प्राप्त राशि विकलन पक्ष में तथा भुगतान में की जाने वाली राशि को समाकलन पक्ष में लिखकर नियमों का पालन इस बही के माध्यम से किया जाता है। तीसरा, प्रत्येक व्यापारी प्रतिदिन व्यापार में रोकड़ की स्थिति से अवगत होना चाहता है। रोकड़ बही के उपयोग से इस आवश्यकता को पूर्ण किया जाता है। चौथा है, रोकड़ बही की प्रतिदिन की बाकी का तिजोरी की रोकड़ से मिलान किया जाता है। मिलान न होने की स्थिति में त्रुटियों को खोज कर उन्हें शीघ्र ही सुधारा जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि रोकड़ बही दोहरी भूमिका का निर्वाह करती है, अतः रोकड़ बही को सहायक बही तथा प्रधान बही दोनों कहना उचित माना जाता है। इस तरह से रोकड़ बही सहायक बही भी है और
प्रधान बही भी है। इसके बाद आते हैं रोकड़ बही के प्रकार। प्रत्येक व्यापार गृह में व्यापारिक सौदों के लेखा करने संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रोकड़ बही रखी जाती है। सामान्यतः रोकड़ बही निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। पहला साधारण रोकड़ बही, दूसरा द्विस्तंभीय रोकड़ बही, तीसरा त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और चौथा है लघु रोकड़ बही। इस तरह से रोकड़ बही को अन्य भागों में बांटकर इनके प्रश्न हल किए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं सामान्य रोकड़ बही या साधारण रोकड़ बही। इसके अंतर्गत इसका सबसे पहले अपन से समझ लेते हैं। जिस प्रकार रोकड़ बही की प्रविष्टियाँ रोकड़ खाते के समान होती है, उसी प्रकार खतौनी भी रोकड़ खाते की खतौनी के समान ही होती है। अर्थात जो खाते रोकड़ बही के नाम पक्ष में लिखे जाते हैं, उन्हीं खातों में उतनी ही राशि से रोकड़ खाते को जमा पक्ष में लिखा जाता है तथा रोकड़ बही में जमा पक्ष में लिखे गए हो उन्हीं खातों में रोकड़ खाते को नाम पक्ष में लिखा जाता है। रोकड़ बही के प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों को फिर अन्य किसी खातों में नहीं लिखा जाता। अतः साधारण रोकड़ बही से तात्पर्य ऐसी बही से है जिसमें केवल नगद लेन देनों का ही हिसाब रखा जाता है। इस तरह से रोकड़ बही लिखने के सामान्य नियम: रोकड़ बही में केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। अतः रोकड़ बही में राशि प्राप्त करने व भुगतान करने हेतु प्रविष्टि की जाती है। समस्त नगद प्राप्तियों को विकलन पक्ष में अर्थात डेबिट पक्ष में तथा समस्त नगद भुगतानों को समाकलन या क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इस नियम को ध्यान में रखकर ही रोकड़ बही में व्यवहारों को लिखा जाता है। इसके बाद आते हैं रोकड़ बही का शेष निकालना। रोकड़ बही का शेष प्रतिदिन निकाला जाता है, किंतु आवश्यकता अनुसार इसे सप्ताह या माह के अंत में भी निकाला जा सकता है। रोकड़ बही का शेष निकालने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना उचित माना जाता है। इसमें पहला है, सबसे पहले रोकड़ बही के डेबिट एवं क्रेडिट दोनों पक्षों का योग ज्ञात कर लेना चाहिए। इसके बाद रोकड़ बही का डेबिट योग और क्रेडिट पक्ष के योग से जो सदैव अधिक होता है, अतः डेबिट पक्ष की योग राशि से क्रेडिट पक्ष की योग राशि को घटाकर अंतर की राशि ज्ञात करनी चाहिए। तीसरा, दोनों पक्षों की अंतर राशि ही रोकड़ बही की बाकी या रोकड़ बही का शेष कही जाती है। इस प्रकार ज्ञात की गई बाकी को क्रेडिट पक्ष में लिखकर क्रेडिट पक्ष का योग पुनः लगा दिया जाता है, जिसकी योग राशि डेबिट पक्ष की योग राशि के बराबर हो जाती है। इस शेष को अगले दिन या अगले माह की पहली तिथि पर डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इस तरह से रोकड़ बही का शेष निकालकर हमारे हाथ में, अर्थात इसी को हम हस्तस्थ रोकड़ भी कहते हैं, इसकी तुलना इस रोकड़ बही के माध्यम से की जाती है। इसके बाद सामान्य रोकड़ बही का अर्थ जान लेने के बाद इसके बाद अब हम आते हैं द्विस्तंभीय रोकड़ बही की ओर। इसे अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।